हेलो गाइस, तो ये आज तीसरा दिन है, मतलब तीसरा वीडियो है। आपको पता होगा जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल आपको मैं करवाती हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है? कि मतलब भाई विभिन्न तीव्रता की ध्वनि जा रही है आपके कानों में, वो उनका विभेदीकरण कैसे करेंगे? तो वो होता है आधारी कला के द्वारा। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? तो आरएनए जो होता है वो प्राणी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था। तो ये सवाल तो आई थिंक इस बार रीट में भी आया था, है ना? मैंने देखा था, मैं पेपर देने नहीं गई थी पर मैंने देखा था। तो मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था। तो इसके अंदर 9-3-3-1 9-3-3-1। अगर किसी ने इतना भी रट रखा है ना तो भी बेटा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, गोल पीले गोल हरे जुरीदार पीले जुरीदार हरे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। स्तंभ फर्स्ट में दिए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। चलो बताओ। तो इसके अंदर जो टर्नर सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी 21, यही गलत है और यही ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, ये सही थे। बट क्या करें, गलत के नंबर मिल रहे हैं, घोर पाप हो रहा है भाई साहब। निम्न में कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? तो इसमें जो वैल, कबूतर और चमगादड़ हैं, ये ऐसे प्राणी हैं जो कि समतापी हैं। संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनाओं युक्त सूची सेकंड से मेल करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट दे रखी है और यहाँ पे सूची सेकंड दे रखी है। आपको ये बताना है कि कौन से संघ के अंदर कौन सी विशेषताएं देखने को पाई जाती है, मिलती है। तो ध्यान रखना, जो पोरीफेरा संघ है उसके अंदर कीटाणु, जो प्लेटी हेलमंथीज है उसमें ज्वाला कोशिकाएं, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से ज्वाला कोशिकाएं किस संघ में देखने को मिलती है। और आपको 4 संघ दे दें, यही दे दें, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमंथीज, निमेट हेलमंथीज और कोर्डेटा। तो आपको प्लेटी हेलमंथीज को टिक करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो निमेट हेलमंथीज है इसके अंदर फॉस्मिड्स और कोर्डेटा के अंदर दंश कोशिका है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ इसलिए दे दिए थे ताकि आपको और कन्फ्यूज़न बढ़ा सके। आजकल ऐसे स्मार्ट खेलता है एग्जामिनर। कौन सा एंजाइम भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम जो भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन है उसका पाचन नहीं करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन के काम के हैं। तो अब ये सवाल घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रोटीन है जो मतलब कौन कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो ध्यान रखना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, अब ऐसे सवाल एक बार बताओ, आपको नहीं आते क्या? क्यों नहीं आते? आपने पाचन तंत्र पढ़ा है ना, तो उसमें क्या पढ़ा फिर आपने? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आंत में क्या काम होता है आहार नाल के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, छोटी आंत का क्या काम है। तो फिर यही नहीं पढ़ा तो पाचन तंत्र कहाँ से पढ़ लिया? सिलेबस में है ना आपके। तो इसी वजह से कह रही हूँ, जनरल साइंस को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो और बाकी आपको आती है। एंड्रोजन का श्रावण करती है, तो एंड्रोजन का श्रावण करती है लेडिंग कोशिकाएं। अब अगर आपने यही नहीं पढ़ा जनन तंत्र के अंदर तो फिर क्या पढ़ा? मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, तो जीवाणुवीय रोग आपको पता है, मानव रोग का एक आपके टॉपिक दे रखा है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है तो टाइफॉइड, प्लेग, टाइफस, ये जो रोग है वो जीवाणु से फैलते हैं। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो समजात अंग मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख, बैल के मीन पक्ष, ठीक है। संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है, तो संघ एनिलिडा और मोलस्का की जो योजक कड़ी है वो है नियोपिलाइना। मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? ये सिल्क है, ओके। तो ये प्राप्त होता है एंथेरिया असामा से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य होगी। तो आपको ये पता है ना, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वगैरह केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य होगी तो होगी 6557 एंगस्ट्रॉम। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में कितनी हो जाती है? तो ध्यान रखना, 4 गुना हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। आपको पता है ना, ऐसे करके बहुत सारे कक्ष बने होते हैं, तो ये ऐसे करके उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो के अपर लेवल में जाते हैं ना, तो जो पहली बार में मतलब फर्स्ट टाइम जाएगा उसके लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए। मतलब इस यहाँ से यहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ भेज दिया और बोलो भाई इतनी ही चाहिए। मैम ने तो बोला था पहली बार जाएगा चाहे कहीं पे भी जाएगा इतनी चाहिए कि ना बाबा ना, इनका भी किराया फिक्स है, मतलब इनकी भी एनर्जी फिक्स है। 10.2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाने के लिए। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कब होता है? नाभिक में न्यूट्रॉनों के क्षय से, मतलब कमी से। जब 3 लिथियम 7 को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। टकराने वाले कण कौन सा है? मतलब प्रोटॉन से, ठीक है, प्रोटॉन से ही टक्करें करवाई जाती हैं। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, तो ये आदर्श अचालक की भांति बिहेव करेंगे, तभी तो इनके अंदर वो एन सेमीकंडक्टर और पी सेमीकंडक्टर बनाया जाता है ना, इनके अंदर वो त्रुटियां मिला के, अशुद्धि मिलाकर। दरवाजों में हैंडल दरवाजे के, ये सवाल तो आपको पता है ना कहाँ से आया है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलने वाले हैं कि मैम ये सवाल तो RSMSSB बोर्ड के लिए बस स्टैंड के पेपर में से भी हैं कुछ। हाँ जी हैं बिल्कुल। तो एक बात बताओ, साइंस बदल जाएगी क्या? ये आपको भी पता है कि ये सवाल जो है ना न्यूमेरिकल है, ये ऐसा सवाल है कि देखते ही टिक होने वाला। तो ऐसे ही सवाल आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आप 10th लेवल की साइंस कवर कर रहे हो, राइट, तो थोड़े इजी लेवल के सवाल बनेंगे। 11th 12th में भाई आपका लेवल बढ़ गया तो उस लेवल के सवाल करोगे। तो यहाँ पर ऐसे सवाल जनरल साइंस में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये दिमाग से निकाल देना। तो दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए। अब ये इतना ही पता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें भी सेम लाइन लिखी हुई है, तो ध्यान रखना अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, ठीक है, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्यों? मतलब जो विभव मापी और वोल्ट मीटर है उसके अंदर जो विभवांतर है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नापता है, जबकि वोल्ट मीटर नहीं, है ना। क्यों? शुद्धता मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करके। तो ध्यान रखना ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है, कौन? विभवांतर। इसी वजह से ये अधिक शुद्धता से मापता है, किसकी तुलना में? वोल्ट मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, यही बात गलत है। बाकी तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। बाकी 3 देखते हैं क्या चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ से हमें। तो गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिसे अणु कहते हैं। अणुओं की गति जो होती है वो सादृशिक होती है। गैस को गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है, ठीक है। पृष्ठ तनाव की इकाई कौन सी है? तो ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन वो नैनोमीटर इनवर्स में नापा जाता है। द्रव्य के, आई थिंक ये न्यूटन है, हाँ जहाँ तक मेरे हिसाब से न्यूटन। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब क्रॉस चेक कहाँ करोगे पता है? गूगल पे डाल के देख लेना फटाफट से कि पृष्ठ तनाव की इकाई कौन सी है। वैसे तो ये न्यूटन मीटर इनवर्स ही होना चाहिए, बट फिर भी कंफर्म करने में क्या जा रहा है। द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, तो द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को सयांता बोला जाता है, विस्कोसिटी। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण क्या है? तो भाई वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार आकृति की होती है। क्यों होती है बताओ फटाफट, बताओ। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अब आपको तत्व दे रखें, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, इनको आपको परमाणु आकार के हिसाब से सही क्रम में एडजस्ट करना है। तो ये हो जाएगा कि फॉस्फोरस का आकार सबसे बड़ा, उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में कार्बन और उसके बाद में नाइट्रोजन। अब बस 25 क्वेश्चन ही करवाने, आगे देखो ही मत, है ना, छुपा देती हूँ मैं, ठीक है। अब कल की वीडियो में अगले सवाल करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है बेटा, लो पढ़ लो, ठीक है। फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम टाइम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय। और हाँ, मैम को थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बच्चों के कमेंट में आता है मैम थैंक्स। कोई ना, मेरा चैनल है, आपके लिए कुछ करना इतना तो बनता है। ओके, बाय बाय।